कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों ने फाउंडेशन क्लास में जो कल देखा था पवारकालीन संस्कृति के अंदर हम राजकाज में किस तरीके से राजा का रोल था, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, ये सब चीज़ें कवर कर रहे हैं। कल मैंने जो पढ़ाया था उससे आगे को आज हम लोग देखेंगे। इसमें नोट करके एक शब्द लिखना बच्चों, ये बहुत जगह आता है। भड़ मतलब होता है वीर, ठीक है। भड़ो या वीर जो ये बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, नोट करके लिखो। ये शब्द बहुत जगह आता है पौराणिक इतिहास में। भड़ शब्द जो होता है वीर के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे आपने भड़ो या वीर गाथाएं सुनी होंगी ना, तो ये सब चीजें इसके लिए यूज होती हैं, ठीक। अब देखना हमने यहाँ से क्या शुरुआत करनी है बच्चों। जैसे हमने कल उनका देखा था कि राजा जो था किस तरीके से उसके कर्तव्य थे, क्या वो करता था। तो इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट जो यहाँ से आएगा, ये आएगा बच्चों इनकी राजधानी के संबंध में। तो लिखो पवार वंश की राजधानी, पवार वंश की राजधानी, ठीक है। पवार वंश की राजधानी के बारे में हमने देखना। देखो प्रारंभिक राजधानी इनकी बच्चों चांदपुरगढ़ थी, सभी लोग जानते हैं। पवार वंश जब स्टेब्लिश हुआ था प्रारंभ में, वो कहाँ पे थे, अपने आप में चांदपुरगढ़ में थे। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, जैसे जैसे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई, तो उन्होंने सोचा कि गढ़वाल के एक सेंटर पे आके, जहाँ से चारों दिशाओं में, चाहे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट या साउथ, किसी भी दिशा में उनके लिए जो है शासन करना आसान हो, तो उन्होंने समय के साथ साथ अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अजयपाल पहला शासक ऐसा निकला गढ़वाल का जिसने समस्त गढ़वाल के गढ़ों का एकीकरण करने का प्रयास किया, यानी समस्त गढ़वाल के गढ़ों को विजित करके एक सूत्र में बांधने का उसने जो कार्य किया वो था अजयपाल। तो अजयपाल के समय आते आते राजधानी चांदपुरगढ़ से बदलकर देवलगढ़ देन श्रीनगर की ओर क्या हो चुकी है, अपने आप में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो राजधानी अगर कभी पूछता है तो प्रारंभिक राजधानी अगर पवार वंश की पूछेगा, प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक राजधानी पूछेगा तो कहां होगा, अपने आप में चांदपुरगढ़ में, ठीक है। चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़ यानी चांदपुरगढ़ में इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। लेकिन समय के साथ साथ जब इनकी शक्ति शौर्य में वृद्धि हुई तो इन्होंने क्या सोचा, क्योंकि इसकी अगर आप लोकेशन देखोगे, फिजिकल लोकेशन, ये अपने आप में गढ़वाल के ईस्टर्न पोर्शन की ओर है, यानी जो कुमाऊं से लगा हुआ इलाका है। बट जब ये इनको पता था एक साइड से चंदवंश का उत्थान हो रहा था, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, दूसरी साइड गढ़वाल में ये थे, और इसके अलावा तिब्बती भूटांतिक जो क्षेत्र है उससे भी इनको हिमालय का, हिमाचल का इलाका था, तो बहुत सी जगह से इनको क्या करना था, अपने साम्राज्य को बचाना भी था, अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना था। तो अजयपाल के आते आते राजधानी को क्या कर दिया, इन्होंने परिवर्तित कर दिया, ठीक है। तो लिखो अजयपाल द्वारा क्रमशः राजधानी देवलगढ़ तथा श्रीनगर में बनाई गई, ठीक है। लिखो अजयपाल द्वारा, अजयपाल द्वारा प्रारंभ में राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़, अजयपाल द्वारा राजधानी देवलगढ़ तथा श्रीनगर में स्थापित की गई, श्रीनगर में, ठीक है। यानी प्रारंभ में अजयपाल ने क्या किया, यहां से हटा के देवलगढ़। अभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रारंभ जो पवार वंश था उसकी जो राजधानी थी चांदपुरगढ़ से हटाकर किसने देवलगढ़ की, या कौन श्रीनगर लेके आया, तो वो रूलर कौन हो जाएगा, अजयपाल। यानी अजयपाल द्वारा देवलगढ़ श्रीनगर में क्या कर दी गई, राजधानी को बना दिया गया। और ये जो श्रीनगर में राजधानी थी बच्चों, ये थी प्रद्युम्न शाह के समय तक, यानी 1804 के जो खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए, गोरखों से पराजित हो गए थे, उसके बाद गोरखों का यहाँ पे रूल था। तो प्रद्युम्न शाह ने कहा था, ये श्रीनगर कहाँ किसके समय तक राजधानी रही, प्रद्युम्न शाह के समय तक, ठीक है, प्रद्युम्न शाह के समय तक। और प्रद्युम्न शाह के समय मतलब 1804 तक, ठीक है, 1804 तक किसके समय तक ये राजधानी रही, प्रद्युम्न शाह। और प्रद्युम्न शाह कौन सी युद्ध में पराजित हुए थे या वीरगति को प्राप्त हुए थे, खुड़बुड़ा के युद्ध में 804 में, ठीक है। देन यहाँ पे चूंकि गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया, और गोरखा लगभग 10 से 11 साल 1804 से 1814-15 तक, जब तक अंग्रेजों ने उन्हें पराजित करके सिंगौली के संधि के माध्यम से यहाँ से दखल मतलब हटाया नहीं, तब तक क्या था, ये जो ये इलाका था गोरखों के अधीन और गोरखा या ब्रिटिश के संघर्ष के अधीन ही ये पूरा गढ़वाल का क्षेत्र रहा था, ठीक है। अब देखना, चूंकि बच्चों जब ये श्रीनगर और जो देवलगढ़ के इलाके में श्रीनगर में जो राजधानी बनाई, इनके सारे वहां राजभवन या अपने आप में ये कहें कि जितने प्रमुख विभाग थे, ये सभी कहां पे स्टैब्लिश हुए थे, श्रीनगर में स्टैब्लिश हुए थे। लेकिन 1894 के आसपास एक बाढ़ आई थी बच्चों, जिससे कि ये कंप्लीटली क्षेत्र जो है श्रीनगर की राजधानी का जो क्षेत्र, वहां बड़े बड़े जो इनके अपने आप में क्या कह सकते हैं हम लोग, विभाग थे या मुख्यालय थे, वो क्या हो गए थे, क्षति उनको हो गई थी। तो लिखो 1894 की प्रलयकारी विरही की बाढ़ से नगर सहित राजप्रसाद पूर्णतः ध्वस्त हो गया, ठीक है। यानी लिखो 18, इसके बारे में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 1894 की
प्रलयकारी विरही नदी के बाढ़ से, प्रलयकारी विरही नदी के बाढ़ से, विरही नदी के बाढ़ से राजधानी समेत या विरही नदी के बाढ़ से नगर सहित राजप्रसाद पूर्णतः ध्वस्त हो गया। ठीक है, नगर सहित बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था इसको। नगर सहित राजप्रसाद मतलब जो अपने आप में राजा ने बनाया था वहां पे। ठीक है, राजप्रसाद यानी जो महल वगैरह थे इनके पूर्णतः ध्वस्त हो गए। ठीक है, पूर्णतः ध्वस्त हो गए थे, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, ये नोट करके इस पॉइंट को आप लोग चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, अब देखना इनकी राजधानी, चूंकि मैंने बताया यहाँ पे गोरखा आगे थे, मैंने गोरखा के बारे में पढ़ाऊंगा। 1815 से इनकी राजधानी कहाँ होगी बच्चों? फिलंगना और अपने आप में भागीरथी के संगम पर स्थित टिहरी में। ठीक है, 1815 से टिहरी इनकी क्या होगी? राजधानी। क्योंकि सुदर्शन शाह वगैरह आगे थे ना, टिहरी में राजधानी स्थापित कर दी गई। ठीक है, टिहरी में राजधानी स्थापित कर गई 1894 से। ठीक है, ये देखना। इसके बाद देखना क्या हुआ था। इसके बाद आता है बच्चों राज कर्तव्य, यानी राजा का क्या कर्तव्य था। हेडिंग लिख लीजिए, राज कर्तव्य। ठीक है, राजा का जो कर्तव्य था इसके बारे में हमने लिखना है कि राज कर्तव्य क्या था। ठीक, देख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, राज कर्तव्य। राज कर्तव्य। ठीक है, यानी राजा का जो कर्तव्य था वो क्या था? बेसिकली बच्चों बाह्य आक्रमणों से पवार राजवंश की रक्षा करना उसका प्रमुख कर्तव्य था। साथ ही साथ देवालयों को भूमिदान, चाहे अग्रहार या सदावर्त के रूप में हो, ये प्रमुख उनका कार्य हुआ था। यानी पवार वंश की, लिखो, बाह्य आक्रमण से, बाह्य आक्रमण से पवार वंश की रक्षा। ठीक है, पवार वंश की रक्षा या सुरक्षा, क्योंकि राजा प्रमुख सेनापति था। राजा खुद लीड करता था कई मौकों पे और उसके अंडर कई प्रकार के सेनापति हुआ करते थे। तो जो सेनापति होगा यानी राजा, वो बाह्य आक्रमण से पवार वंश की रक्षा करने के लिए क्या था? प्रमुख रूप से उत्तरदायी था। साथ ही साथ ये क्या करते थे बच्चों? देवालयों को भूमिदान देने का कार्य करते थे। तो अगला पॉइंट लिखो, देवालयों को भूमिदान। देवालयों को भूमिदान। ठीक है, को भूमिदान, चाहे वो अग्रहार के रूप में हो, अग्रहार मतलब गूंठ भूमि होती थी जो देवालयों को दी जाती थी, तथा सदावर्त लिखो। समझ जाओगे अगर कभी आएगा कि अग्रहार क्या होता था। ये तो इंडियन हिस्ट्री का भी टर्म है। तो एक प्रकार की गूंठ भूमि जो देवालयों को दी जाती है, ठीक है, मंदिरों को, एक सदावर्त होता है। तो देवालयों को भूमिदान देना भी इसका कार्य हुआ करता था। ठीक है, इसके साथ साथ ये कराधान तथा न्यायदान दोनों में धर्म के अनुसार क्या करता था बच्चों? निर्णय लेता था। यानी कराधान तथा न्यायदान दोनों धर्मानुशासित होते थे। लिखो, कराधान टैक्स, ठीक है, तथा न्यायादान दोनों धर्म के आधार पे। ठीक है, यानी धार्मिक रूप से, धर्म के आधार का मतलब ये मत समझना कि कोई धर्म में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। यानी एक राजधर्म होता है, यानी न्यायदान दोनों क्या लिखो? धर्मानुशासित होते थे, धर्म के अनुसार अनुशासित, धर्मानुशासित लिखो, धर्मानुशासित। ठीक है, लिख जाओगे ना, नीचे लिख देता हूं, इधर वैसे लिखते तो ऊपर है, यहाँ लिख दिया। ठीक है, धर्मानुशासित, यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये क्या होते थे बच्चों? धर्मानुशासित होता था ये। ठीक है, कौन सी चीज? ये कराधान व न्यायधान दोनों ही धर्मानुशासित होते थे। यानी धर्म के आधार पे, मतलब जो धर्म के संगत, तर्क संगत हो गया, जो राजधर्म होगा उसके अनुसार वो न्याय देता था। टैक्स भी ऐसा नहीं कि उल्टा सुल्टा लगा दे। ठीक है, न्याय क्या होता था बच्चों? उस पे राजा शीर्ष पे होता था। ठीक है, लिखो, न्यायदान में राजा शीर्ष पे, यानी राजा का निर्णय ही अंतिम होता था न्याय के मामले में। ठीक है, राजा शीर्ष पे, यानी सर्वश्रेष्ठ कौन होता था? न्यायदान में राजा ही सबसे ऊपर होता था, ये ध्यान रखना। ग्रामों में विवाद का निर्णय करता था पंचायत। ठीक है, लिखो, ग्राम स्तर पे यानी ग्रामों में विवादों का निर्णय ये पंचायत स्तर पे होते थे। ठीक है, पंचायत, जो पंचायत वगैरह होती थी वो क्या करती थी बच्चों? गांव के लेवल पे विवादों का निर्णय करती थी। और सार्वजनिक संपत्ति की अगर कोई चोरी करता था उसको गंभीर अपराध माना जाता था। ठीक है, तो लिखो, सार्वजनिक संपत्ति की चोरी, सार्वजनिक संपत्ति की चोरी को क्या माना गया था इस समय में? गंभीर अपराध। क्या माना गया था? गंभीर अपराध। यानी
कोई अगर सार्वजनिक संपत्ति की चोरी करता है उसको गंभीर अपराध माना जाता था। इवन जो मंदिर के पुजारी होते थे बच्चों, अगर उन्होंने भी कुछ इस प्रकार के काम कर दिए, कुछ चोरी चकारी कर दी, तो एक बार से उनको नोटिस दिया जाता था। अदरवाइज वो नहीं माने तो उनको परमानेंटली उनकी पुजारी के कर्तव्य से उनको क्या कर दिया जाता था, मुक्त कर दिया जाता था, दोबारा उनको मौका नहीं मिलता था। ठीक है, अब इसके बाद आता है राज्य। आखिर जो पंवार राजवंश था उसकी आय क्या थी, किस प्रकार से उसके आय के स्रोत थे और वो व्यय क्या करता था, यानी उसके खर्चे कहाँ होते थे राज्य के और उसके आय कहाँ से थी। तो लिखो राज्य के आय तथा व्यय, यानी पंवार राजवंश की इनकम के सोर्सेस क्या थे और वो व्यय क्या करता था। ठीक है, लिखो राज्य के आय व्यय। ठीक है, यानी राज्य के जो आय और व्यय हैं वो क्या क्या थे, हमने ये सब चीजें अब चेक करनी है। ठीक, देखो प्रमुख कर जो होता था बच्चों उस समय भी भूमि कर होता था, यानी राज्य जो था प्रमुख कर के रूप में भूमि कर लेता था, यानी टैक्स लेता था जो कि भूमि कर हुआ करता था। ठीक है, यानी इनकी आय का प्रमुख सोर्स वही भूमि कर था, जिसको कई जगह क्या अपने आप में आगे टर्मिनोलॉजी मिली है, सिरती। सिरती एक प्रकार का भूमि कर बताया गया है, आगे इसी भूमि कर को सिरती शब्द से संबोधित किया गया, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कभी पूछता है सिरती क्या था तो भूमि कर से संबंधित था। पंवार राजवंश या चंद्र राजवंश में भी टर्मिनोलॉजी मिलती है आपको। जो भूमि कर था बच्चों कभी कभी तो अन्न के रूप में दिया जाता था, यानी आपने गेहूं उत्पादन या अपने आप में तेल है या अपने आप में धान है या बाजरा जो भी है अन्न होना चाहिए, तो कभी कभी अन्न के रूप में दिया जाता था। और कई जगह ये एग्जांपल मिलता है कि जो भूमि कर या अपने आप में प्रमुख कर था वो स्वर्ण चूर्ण के रूप में भी मिलता है। ठीक है, लिखो भूमि कर कभी अन्न के रूप में, कभी स्वर्ण चूर्ण आदि के रूप में, कभी कभी अन्न के रूप में। अब ऐसा नहीं कि अन्न के रूप में नहीं दिया जाता था। ठीक है, अन्न के रूप में, कहीं स्वर्ण चूर्ण, एक बार ये भी आया है स्वर्ण चूर्ण के रूप में भी, के रूप में भी दे देते थे किस चीज को, भूमि कर को। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है, प्रमुख कर था। लेकिन मेन चीज क्या है बच्चों, चूंकि एग्रीकल्चर लैंड इतनी ज्यादा थी ही नहीं गढ़वाल में, वो जो भी थी अधिकांश लैंड पथरीली थी, समतल भूमि का अभाव था। कृषि अगर करना भी चाहो तो कैसे करोगे, तो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था इस फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो टैक्स वगैरह उतने नहीं थे। तो इसके अलावा राज्य क्या करता था बच्चों, तांबे की जैसे खाने हैं या अपने में वनों के ठेके दे दिए या अपने आप में आयात और निर्यात कर दिया, उस पर भी कर लगाता था। ठीक है, तो लिखो तांबे की खान, तांबे की खान, आयात और निर्यात, कोई सामान मंगा रहे हो या भेज रहे हो, ठीक है, उस पर जो टैक्स लगेगा वो। ठीक है, वनों के ठेकों से भी आई, से भी आय, यानी कहने का ये मतलब है सिर्फ और सिर्फ भूमि कर से ही टैक्स नहीं मिलता था, इनकी इनकम का स्रोत तांबे की खाने भी थी, आयात और निर्यात पे कर था, और वनों के ठेकों से भी इनको क्या हुआ करती थी, आय हुआ करती थी। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों अपराधी होते थे उन पे एक टैक्स लगता था जिसको डांड बोलते हैं। ठीक है, अर्थदंड होता था। ठीक है, तो डांड क्या होता था, अपराधियों पर कर, अपराधियों पर अर्थदंड एक हिसाब से। ठीक है, अपराधियों पर अर्थदंड, जुर्माना, फाइन। ठीक है, अर्थदंड, तो अपराधियों पर जो अर्थदंड लगता था उसको क्या बोलते थे, डांड बोलते थे। इसको भी आप लोग क्या करना, दिमाग में रखना। और जो अधीनस्थ कर्मचारी या अधीनस्थ गणपति होते थे, या जो कमीण और सयाना, मैंने आपको बोला था कल, अधीनस्थ गणपति हो गए, कमीण हो गए, या अपने आप पर प्रजा से भेंट तथा लावारिस संपत्ति भी आय का साधन थे। ठीक है, तो लिखो अन्य साधन, अन्य आय के साधन। ठीक है, गण राजवंश में अन्य आय के साधन क्या थे, एक तो जो अधीनस्थ गणपति होते थे उनसे टैक्स लेते थे, अधीनस्थ गणपति। ठीक है, इससे टैक्स लेते थे। इसके अलावा जो ये लेते थे सयाणु से टैक्स लेते थे, सयाणु से कर, कमीणु से लिख दो, कमीण जो कल बताया था मैंने, कमीण सयाण, कमीणु से कर। ठीक है, लावारिस वस्तु पर कर, लावारिस वस्तु पर कर, ये भी इनके क्या थे बच्चों, आय के स्रोत थे। यानी लावारिस संपत्ति होगी या अधीनस्थ गणपति हो गए, कमीण हो गए, या प्रजा से भेंट के रूप में भी ये आय करते थे। ठीक है, प्रजा से भेंट, मतलब गण राजवंश की आय के प्रमुख स्रोत में क्या हो गया, भूमि कर हो गया। लेकिन क्योंकि
एग्रीकल्चरल लैंड इतनी ज्यादा नहीं थी, उबड़ खाबड़ वाली जमीन थी, सिंचाई के सोर्स इतने नहीं थे, आधुनिक कृषि उस टाइम पे थी नहीं, तो बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती थी इससे। तो अदर इनकम के रूप में तांबे की खान, आयात निर्यात अगर गढ़ राजवंश में हो रहा है, वनों के ठेकों से भी कर लेते थे, या अपराधियों पर अर्थदंड लगा देते थे, अधीनस्थ गणपति से लेते थे, कमीणों से लेते थे, लावारिस वस्तु पे कर लेते थे, और प्रजा से भेंट के रूप में भी टैक्स वसूलते थे। वही राज्य की आय के प्रमुख क्या हुआ करते थे बच्चों, साधन हुआ करते थे। अब आता है लावारिस संपत्ति किसको बोलोगे, जैसे कोई भूस्वामी है, उसकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु पे जो उसकी जमीन है उसको मुआली जमीन बोलते थे, ठीक है, मुयाली भूमि। या कोई ऐसा जमींदार जो कहीं और बस गया, कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह बस गया, तो उसके भूस्वामी को गोइली भूमि कहते, गयली भूमि। और एक औताली भूमि होती थी, उसको भी इनको इनकम होती थी। तो लावारिस वस्तु के अंदर क्या क्या लिखोगे आप, देखो इसके अंदर लिख लो लावारिस वस्तु किस किस को जैसे मानते थे। एक तो लिखो मृत भूस्वामी की भूमि, जिसे मुयाली कहते थे। मुयाली आप सीधे लिखना है, ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। मुयाली भूमि लिखो, मुयाली भूमि का मतलब होता है मृत भूस्वामी की भूमि, मुयाली भूमि, ब्रैकेट में लिखना मृत भूस्वामी की भूमि, जो एक ऐसा लैंड का मालिक जो मर चुका है, ठीक है, उसकी जो लैंड होगी उसको मुयाली भूमि भी बोल देते थे। इसके अलावा जो कहीं और बस गया उसको बोलते थे गोइली भूमि, यानी गयेली भूमि। अगला लिखो गयेली, गयेली भूमि, गयेली भूमि। इसके ब्रैकेट में लिखो कहीं अन्य जगह बस जाने वाला भूस्वामी, उसकी अब जमीन तो ले जाएगा नहीं हो, गयेली भूमि, ठीक है। और तीसरा लिखो बच्चों औताली भूमि, अपुत्र भूमि, जिसका कोई मतलब पुत्र नहीं हुआ, जो जिसका अपुत्र है, जिसकी संतान नहीं, उसको बोला गया औताली भूमि, ठीक है। तो ये इनको लावारिस वस्तु माना गया है औताली भूमि, क्योंकि वो उसका कोई वंशज नहीं है, तो वो भूमि फिर सरकार अपने नाम कर देती थी, ठीक है, औताली भूमि। इसके ब्रैकेट में लिखो अपुत्र की, अपुत्र भूमि जो होती है, मतलब जिसका पुत्र नहीं होता। तो मुयाली भूमि, गयेली भूमि और औताली भूमि अगर ये क्या होते हैं ये भी पूछेगा, तो ये राज्य के आय के प्रमुख सोर्स हुआ करते थे पवार राजवंश में। चूंकि उस समय पे कृषि जो है उतनी प्रमुख तो था, लेकिन उतना ज्यादा अपने आप में सक्सेस नहीं था, उसके पीछे अन्यत्र कई कारण हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखना, चूंकि ये राज्य की आय है, अब खर्च कहाँ करता था राज्य, यानी पवार राजवंश में व्यय कहाँ होता था। आपको टैक्स मिला, आपने उसको कहाँ पे खर्च किया। एक तो बच्चों ये क्षत्रिय धर्म इस चीज को मानते थे, अगर इनके राज दरबार में कोई आ जाए, उसके आदर सत्कार में, उसकी सुरक्षा में जो खर्च करते थे, उसमें बहुत बड़ा पैसा क्या होता था, खर्च होता था। जैसे पृथ्वीपति शाह था, आपने सुना होगा, जब उसने सुलेमान सिको इन लोगों को शरण दी थी, ठीक है, तो उस समय देखना उसकी सुरक्षा में बहुत बड़ा खर्च हुआ। इसके अलावा श्यामदास का जो परिवार दिल्ली से आया चित्रकार, उनके रहन सहन, उनके जो अपने राज्य में आश्रय देने पर उस पर खर्च हुआ। तो पवार राजवंश के राजाओं के बारे में तो इतिहासकार ये तक लिखते हैं बच्चों, अगर इनके राज दरबार में कोई आ गया, इनके दरबार में कोई आया, तो उनके सत्कार के लिए, की सुरक्षा के लिए ये लोग भले ही मठों से उधार ले लें, भले ही महंतों से उधार ले लें, भले ही मंदिरों से उधार ले लें, लेकिन उसको पक्का उसका आदर सत्कार करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो व्यय में लिखो अग्रहार और सदावर्त के रूप में, अग्रहार और सदावर्त मैंने बता दिया आपको, भूमिदान, ठीक है, मंदिरों को अग्रहार व सदावर्त के रूप में जो क्या देते थे, जमीन देते थे, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा सेना पर हो गया, दान उत्सव व विद्वानों के आश्रय पर, ठीक है, सेना पर, क्योंकि सीमांतिक सेना पर चंद्रसेना, चंद्रवंश से यहाँ पंगा था, वहाँ भूटांतिक क्षेत्र से, हिमांचल से, तो अलग अलग जगह, तो सेना पर भी बहुत खर्च होता था। इसके अलावा उत्सव, ठीक है, ठीक है, या अपने आप में जो विद्वानों को, उत्सव लिखो, विद्वानों को आश्रय देने पे लिखो, इस चीज पे होता था, ठीक है। लिखो उत्सव, दान व विद्वानों को आश्रय देने पर, उत्सव कौमा दान व विद्वानों को आश्रय देने में, विद्वानों को आश्रय देने में। अब इन चीजों में, आश्रय में, ठीक है, इन चीजों में जो खर्च होता था इनको, विद्वान वगैरह में, इसके हमें कई एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, मैंने आपको बताया भी है। जैसे पृथ्वीपति शाह द्वारा जब सुलेमान सिको को क्या दी गई थी बच्चों, सुरक्षा दी गई थी, या चित्रकार श्यामदास का पूरा परिवार दिल्ली से जब गढ़ राजवंश में आया था, तो उनपे भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा खर्च किया था, ठीक है। और इस चीज को राजा क्या मानते थे, क्षत्रियोचित राज व्यवहार मानते थे, ठीक है, मतलब एक प्रकार के क्षत्रिय धर्म इस चीज को मानते थे। लिखाने की जरूरत है नहीं, आप लोग इसको खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो सिर्फ जो लिखा है उसी को आंख बंद करके रट के सफलता नहीं मिल पाती बच्चों। जो चीजें मैं बोल भी रहा हूं उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब विद्वानों को आश्रय देने का अर्थ भी तो है ना, जैसे कोई श्यामदास के पूरा परिवार आया था, या अपने आप में जो कोई बाहर से शरण लेता था, उनके आश्रय में भले ही मठों से, मंदिरों से, या कहीं से भी ये पैसा ले, या महंतों से पैसा उठाएं, बट उनका आदर सत्कार करने में पीछे नहीं हटते थे, और ये इसको राज्य धर्म मानते थे, क्षत्रिय धर्म इस चीज को मानते थे, ठीक है।
अब देखो, अगर आप इनकी आर्थिक व्यवस्था देखोगे बच्चों, चूंकि मैंने बोला क्योंकि आर्थिक व्यवस्था में कृषि सबसे प्रमुख था, लेकिन इतने सोर्सेज नहीं थे क्योंकि जमीन जो बच्चों वो पर्याप्त नहीं थी, जो भी थी पथरीली अनुर्वर ये सब थी। इसके अलावा व्यापार भी जो था बच्चों दो तरीके से होता था, एक आंतरिक व्यापार था, एक बाह्य व्यापार था। आंतरिक व्यापार ही यहाँ पे प्रचलित था, जो कि अपने आप में किसके रूप में होता था, वस्तु विनिमय के रूप में, अर्थात जो चीजें आपको चाहिए उसको आप ले लो और अपने पास जो चीजें उसको बेच दो, यानी वस्तु विनिमय यानी एक्सचेंज होता था। ठीक है, तो इनकी आर्थिक व्यवस्था देखना बच्चों किस तरीके की थी, आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, इसको पूरा नहीं लिखाऊंगा मैं, आप लिखो, पहला लिखो कृषि एग्रीकल्चर, इसके आगे खुद ही लिखो, मैंने पढ़ा दिया, मैंने बोल दिया, इसके आगे लिखो प्रमुख साधन परंतु पर्याप्त नहीं। कृषि इनका प्रमुख साधन था व्यापार का, परंतु पर्याप्त नहीं। प्रमुख साधन परंतु पर्याप्त नहीं, ब्रैकेट में लिखो अनुर्वर भूमि, पथरीली भूमि और भूमि की सीमित मात्रा की वजह से। ठीक है, तो ये इनका था। दूसरा व्यापार होता था बच्चों इनके यहाँ, व्यापार दो तरीके से था, एक आंतरिक था एक बाह्य था। आंतरिक ही प्रचलित था, ठीक है, आंतरिक, और दूसरा बाह्य। बाह्य बहुत कम था बच्चों इनके यहाँ व्यापार। आंतरिक व्यापार जो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्या होता है, वस्तु विनिमय का मतलब आज की डेट में तो आपके पास पैसा है तो आप सामान ले लेते हो, उस समय पे ऐसा नहीं होता था बच्चों। वस्तु विनिमय में जैसे कोई चीज आपके पास है, आपके पास तेल है, आपके पास अनाज है, आपके पास कोई चीज है, आपके पास जो होगा आप दोगे, आपके पास जो जरूरत होगी आप उससे ले लोगे, यानी वस्तु के बदले वस्तु को एक्सचेंज करना, जो जिसके, तो वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित था बच्चों आंतरिक व्यापार। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और जो इसके लिए एक पूरा ग्रुप जाता था, जैसे वस्तु विनिमय, जैसे किसी गांव से पूरा ग्रुप चला गया मार्केट में वस्तु विनिमय करने के लिए, उस ग्रुप को बोलता था ढाकरी। ठीक है, ढाकरी क्या होता था, एक शब्द लिखो ढाकरी, ये होता था बच्चों एक प्रकार का दल वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए जो जाता था। तो इसके आगे लिखो वस्तु विनिमय हेतु जाने वाला ग्रामीणों का सार्थ, यानी जो पूरा एक का वो है, एक झुंड टाइप का या एक उनका ग्रुप है, तो वस्तु विनिमय के लिए जाने वाला ग्रामीणों का सार्थ है। ठीक है, यानी जो वस्तु विनिमय हेतु जाने वाला ग्रामीणों का सार्थ, ग्रामीण सार्थ जो वस्तु विनिमय हेतु जाते थे उसको क्या बोला जाता था, ढाकरी बोला जाता था। तो वस्तु विनिमय बहुत प्रचलित था उसमें। ठीक है, यात्रा मार्गों पर कहीं कहीं बच्चों क्या होता था, अब क्योंकि व्यापार उतना ज्यादा होता नहीं था, क्योंकि अब जब यात्रा मार्ग होते थे, सपोज यहां से कोई आया, ये किसी गांव ए से, और ये मार्केट में इसको जाना है बी में। ठीक है, यहां से बी में जाना है, तो ये यात्रा मार्ग हो गया इसका। अब यात्रा मार्ग पे कई लोग ने यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें खोल दी बच्चों। ठीक है, आजकल भी देखते होगे आप तीर्थ, जब हम चार धाम यात्रा वगैरह जाते हैं, कई लोगों की वहां पे दुकानें छोटे छोटे, तो इनको जो बोला गया, इन छोटी छोटी दुकानों को जो बोला गया, उसको क्या बोला गया बच्चों, चट्टी। ठीक है, तो चट्टी क्या थी, देखो छोटी मोटी दुकानें, यार लिखो चट्टी, व्यापारिक मार्ग पर स्थित छोटी दुकानें। ठीक है, छोटी दुकानें जो व्यापारिक मार्ग पर होती थी, लिखो व्यापारिक मार्ग पर स्थित छोटी दुकानें क्या कहलाती थी, गण राजवंश में चट्टी कहलाती थी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक और टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं हेमवत पथ। हेमवत पथ लिखो, हेमवत पथ। हेमवत पथ क्या था बच्चों, ये भी एक व्यापारिक मार्ग था, ये भी क्या था, एक व्यापारिक मार्ग था। इसमें क्या होता था, व्यापारिक मार्ग। ठीक है, इसमें भी होता था जो शिवालिक हो गया, यानी जो हिमालयन इलाका होता था, वहां की वस्तुएं को दक्षिण के इलाकों में, यानी साउथ जो गढ़वाल है या मैदानी इलाकों में पहुंचाने वाला जो मार्ग होता था, और मैदानी इलाकों से जो हिमालयन क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वहां पे जो सामान आता था उसको हेमवत बोला गया था। हेमवत पथ। ठीक है, इसके नीचे लिखो ये भी एक व्यापारिक मार्ग था जो शिवालिक से मैदानी भागों में जाता था। ठीक है, व्यापारिक मार्ग जो शिवालिक से मैदानी भागों में जाता था उसको बोला गया हेमवत पथ। ठीक है, व्यापारिक मार्ग जो शिवालिक से, व्यापारिक मार्ग जो शिवालिक से, व्यापारिक मार्ग जो शिवालिक से मैदानी भागों में जाता था। ठीक है, ये था इसका आंतरिक व्यापार। अब कल हम इसका एक बाह्य व्यापार देखेंगे, देन हम इसमें अदर चीजें देखें। तो एक दो क्लासेस के अंदर हमारा गण राजवंश कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका अच्छा खासा कॉन्फिडेंस इस वाले पोर्शन से बन जाएगा। ठीक है, होपफुली ये चीजें आपके समझ आई होंगी। आप इसको एक बार देखना, रिवाइज करना, ढाकरी क्या होता है, हेमवत पथ क्या होता है, ये सब चीजें आपको देखने में अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।